मेरा नाम शुभांगी है। 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति शेखर की उम्र उस समय सिर्फ 20 साल थी। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी तो जल्दी ही हो जाती थी, लेकिन शेखर की इतनी कम उम्र में शादी करने के पीछे एक बड़ी वजह थी। जब शेखर 18 साल के थे, तो शेखर के घर में एक प्यारी सी बहन ने जन्म लिया था। लेकिन जब शेखर की बहन शीतल 2 साल की थी, तब शेखर के माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। शेखर उस समय खुद पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में शीतल को संभालना बहुत मुश्किल था। कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ा था दोनों भाई बहन की जिम्मेदारी उठाने के लिए। तब दूर की एक दादी ने शेखर को सलाह दी थी कि तुम शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो वो शीतल को संभाल लेगी। और इस तरह सिर्फ 20 साल की उम्र में ही शेखर की मुझसे शादी हो गई। मैं भी उस समय बहुत कम उम्र थी, दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। जब सुहाग की सेज पर बैठी मैं शेखर का इंतजार कर रही थी, तो शेखर ने आकर मेरी गोद में छोटी सी शीतल को बिठा दिया था और मुझसे कहा था कि शुभांगी, आज से शीतल तुम्हारी बेटी है, इसे माँ का प्यार देना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन शीतल को कोई तकलीफ ना हो। मैंने भी खुले दिल से शीतल को अपना लिया था। मैं उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती। देखते देखते शीतल कब 18 साल की हो गई, पता ही नहीं चला। शुभांगी, शीतल नहीं आई अभी तक एकेडमी से। मैं अभी अभी कपड़े धोकर फ्री हुई थी जब शेखर ने मुझसे सवाल किया। वो आज ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि आज उनके बॉस की बेटी की शादी थी, इसलिए शेखर की छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद सो गए थे और अब 5 बजे उनकी आंख खुली थी और उठते ही सबसे पहले अपनी बहन के बारे में पूछा था। मैंने मुस्कुराते हुए बोली, शेखर, तुम बाहर की दुनिया में और अपने ऑफिस में इतना खोए हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी बहन शीतल घर देर से आती है। मेरी इस बात पर शेखर हैरान होकर मुझे देखने लगे। शुभांगी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? शेखर, मेरे कहने का कोई भी मतलब नहीं है, बस सीधी सी साफ बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि शीतल एकेडमी से लेट घर आती है। उसने मुझे बता रखा है कि उसकी छुट्टी लेट होती है, बस इसीलिए घर लेट पहुंच पाती है। मेरी बात सुनकर शेखर थोड़ा गुस्से में बोले, शुभांगी, तुमने कभी मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? शेखर, इसमें बताने वाली क्या बात है? जब उसकी छुट्टी ही लेट होती है तो लेट घर पहुंचती है, और ऐसा नहीं है कि रात हो जाती है, शाम होते होते घर आ जाती है। तो मैं बेकार में तुमसे शिकायत करके बच्चे के खिलाफ तुम्हारे कान क्यों भरूं? मुझे शेखर की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसीलिए मेरी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा आ गया था। मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो औरतों पर बेकार में अपनी धौंस जमाते हैं और उन पर अपना हुक्म चलाते हैं। मुझे गुस्से में देखकर शेखर थोड़ा नरम पड़े और बोले, शुभांगी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जिस बच्ची की तुम बात कर रही हो उस बच्ची की माँ नहीं है। तुम्हें याद है, मैं जब छोटी सी शीतल को तुम्हारी गोद में दिया था तब मैंने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। तुम्हें शीतल की माँ का दर्जा दिया था और माँ अपने बच्चों की गलत हरकतों पर पर्दा नहीं डालते। मैंने प्यार से शेखर को समझाते हुए कहा, शेखर, शीतल अभी बच्ची है, अगर हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, ज्यादा रोक टोक करेंगे तो वो जिद्दी हो सकती है और बिगड़ भी सकती है। इसीलिए हमें उस पर बेकार की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। मैंने शीतल को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन उस पर पूरी नजर रखती हूँ। क्या आपको कभी लगा कि मैं कहीं गलत साबित हो रही हूँ? क्या कभी शीतल ने आपसे शिकायत की मेरे खिलाफ कि मैं उसको तंग करती हूँ, उस पर जुल्म करती हूँ? मेरी बात सुनकर शेखर ने ना में सिर हिला दिया और बोले, नहीं शुभांगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छी माँ साबित हुई हैं। अच्छा बाबा, जो मर्जी हो करो अपनी बेटी के साथ, लेकिन मुझे तो भूखा मत मारो। दोपहर को भी बस हल्का फुल्का ही खाया था। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन मैंने महसूस किया कि जैसे शेखर अब भी मेरी बातों से संतुष्ट नहीं थे। मैं शेखर के लिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स बनाकर ले आई। शाम को 7-8 बजे तक शीतल घर वापस आ चुकी थी। शेखर के चेहरे से लग रहा था कि जैसे शेखर शीतल से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन शायद मेरी वजह से ज्यादा पूछताछ नहीं की। सिर्फ इतना ही कहा कि 5 बजे तक घर आ जाया करो। शेखर की बात पर शीतल कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सिर हिला दिया। आज शीतल मुझे बहुत चुपचाप सी लग रही थी। पहले तो जब भी आती तो चहकती हुई आती, हमेशा बोलती रहती, अपनी सहेलियों की बातें, अपनी एकेडमी की बातें बताती रहती, लेकिन आज वो बहुत चुप थी। मुझे लगा शायद शेखर की बात पर
शीतल उदास हो गई है। इसीलिए मैंने शीतल को समझाने की खातिर कहा कि शीतल, अपने भाई की बात का बुरा मत मानना, वो तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे थे। अंधेरा हो जाता है तो कहीं रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, बस इसीलिए कह रहे थे। लेकिन शीतल ने मेरी बात सुनी ही नहीं, चुपचाप बैठी रही। अब मुझे शीतल की चिंता होने लगी। मैंने शीतल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शीतल, क्या बात है, तुम परेशान हो? लेकिन मेरा इतना सुनते ही शीतल एकदम से गुस्से से बोली, क्या है भाभी, 2 पल तो सुकून की सांस लेने दिया करें। आपके हर वक्त के सवाल जवाबों से मैं तंग आ गई हूँ। कह तो दिया एक बार कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए हैं। इतना कहकर शीतल पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई। इससे पहले शीतल ने कभी भी ऐसी बात नहीं की थी। वो तो शुक्र था शेखर कमरे में जा चुके थे, नहीं तो पता नहीं क्या तमाशा खड़ा हो जाता। मेरे अंदर से किसी ने मुझे शीतल के खिलाफ भड़काना चाहा, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि जरूर बच्ची पढ़ाई की वजह से परेशान होगी, तभी ऐसे बोल गई है, वरना शीतल पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। मैं कमरे में आई तो शेखर ने मुझसे पूछा, शुभांगी, ये शीतल ऐसी बात क्यों कर रही थी? मैंने अभी अभी उसको तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हुए देखा। अभी मैं उसको जाकर बताता हूँ कि बड़ों से कैसे तमीज से बात की जाती है। शेखर के तेवर देखकर मैं डर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने शेखर को शांत किया। मेरे बहुत ज्यादा समझाने पर शेखर मान तो गए, लेकिन मुझे समझाते ही बोले, शुभांगी, अभी तुम शीतल से नाराज ही रहना, इतनी जल्दी मत मान जाना, नहीं तो वो समझेगी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर वो आगे से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और शेखर के लिए मेरे दिल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई कि शेखर को मेरा कितना ख्याल है। सच कहते हैं, पति ही अपनी पत्नी की इज्जत करवाता है। मैं तो सोच रही थी कि अगले दिन शीतल के साथ नॉर्मल रहूंगी, जिससे कि शीतल का मूड अच्छा हो जाए, लेकिन शेखर की बातों से मुझे भी लगा कि हाँ, शीतल को एहसास दिलाना जरूरी है कि शीतल ने गलती की, नहीं तो वो आगे से और भी ज्यादा शेर हो जाती और मुझे जवाब देने लगती। अगले दिन मैं उठी तो शीतल कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने जल्दी से उसके लिए नाश्ता बनाया और बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। वैसे तो हमेशा शीतल मेरे पास किचन में खड़े होकर ही नाश्ता करती थी, लेकिन जब उसने टेबल पर नाश्ता रखा देखा तो बहाने से अपने नाश्ते की प्लेट अंदर किचन में ले आई, ये कहते हुए, भाभी, मुझे एक और पराठा चाहिए। मैंने उसके प्लेट में एक और पराठा रख दिया और वो वहीं मेरे पास खड़ी होकर नाश्ता करने लगी। हालांकि इससे पहले शीतल एक ही पराठा खाया करती थी। मुझसे बात करने के बहाने बोली, भाभी, दोपहर में क्या बनाओगी? शीतल की बात का मैंने बस पता नहीं मैं उत्तर दिया। शीतल की उतरी हुई शक्ल देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे इस बात का एहसास है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की। फिर मैं शीतल को इग्नोर करती हुई अपने कमरे में आ गई। हालांकि मेरा दिल अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था शीतल की हालत देखकर, लेकिन शीतल को सबक सिखाना जरूरी था। कॉलेज जाने से पहले शीतल मेरे पास आई तो मैंने कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन पैसे लेने की बजाय शीतल एकदम से मेरे गले लग गई और आंखों में आंसू भरते हुए बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था जो मैं आपको इतना कुछ बोल गई। कल मुझे मम्मी की भी बहुत याद आ रही थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी मुझसे नाराज थी, इसीलिए मेरा मूड खराब था। भाभी, मुझे माफ कर दो। ये कहते कहते शीतल हिचकियां से रोने लगी। उसके रोने से ही मैं एकदम से परेशान हो गई थी। मैं शीतल को चुप कराया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, शीतल बच्ची, परेशान मत हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं तुमसे नाराज नहीं थी, बस मुझे दुख हुआ था और मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ गलत था। मेरी बातों से वो खुश हो गई और संतुष्ट होकर कॉलेज चली गई और शीतल को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। शीतल के साथ इतना सख्त रवैया अपनाते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। शीतल को मैंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था। भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन औलाद की कमी मैंने शीतल से पूरी की। मेरे सारे लाड प्यार का केंद्र बस शीतल ही थी। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि शीतल सुबह कॉलेज जाने के बाद दोपहर को घर नहीं आती थी, वहीं से एकेडमी चली जाया करती थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि भाभी, एग्जाम आने वाले हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है और मुझे अपने कॉलेज में टॉप करना है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करती हूँ।
और 7 बजते बजते शीतल एकेडमी से वापस शाम को आ जाया करती थी। लेकिन मैंने महसूस किया था जब भी शीतल एकेडमी से शाम को वापस आती तो बहुत ज़्यादा थकी थकी सी होती थी। फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि दो दो जगह पढ़ाई करती है तो थक जाती होगी बेचारी। आज शेखर की मौसेरी बहन हमारे घर आई थी। मेरे घर कोई भी मेहमान आता तो मैं दिल खोलकर स्वागत करती थी, लेकिन कोई भी मेहमान आता था वो मेरा दिल तोड़े बिना नहीं जाता था। जाते हुए लोग मुझे एहसास करवा ही जाते थे कि मैं बांझ हूँ। और आज तो हद ही हो गई थी जब रीना दीदी ने कहा कि शेखर भैया आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब भाभी माँ नहीं बनेंगी। अगर भगवान ने उन्हें औलाद की खुशी देनी ही होती तो न जाने कब की दे दी होती। आप भी तो इंसान हैं, आपका भी तो मन करता होगा अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाने का। रीना दीदी की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैंने नम आंखों से शेखर की तरफ देखा। शेखर ने मुझे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी और रीना से कहा कि रीना, दूसरी शादी के बारे में ना तो सोचा है और ना ही सोचूंगा। मैं सिर्फ बच्चे के लिए शुभांगी की इतने सालों की वफा और सेवा को भुला नहीं सकता। शेखर की बात सुनकर ढेर सारा प्यार उमड़ आया था शेखर पर। शेखर बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे, मेरी खुशी का ध्यान रखते थे। आज तक शायद ही कोई दिन ऐसा आया हो जब अपनी आंखों में आंसू आए। मैंने आंसू साफ किए, लेकिन तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर बैठी शीतल पर पड़ गई। अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारी बातों में दिलचस्पी ले रही थी। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन भी बिगड़े हुए थे, जैसे अंदर ही अंदर गुस्से से कांप रही हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये ख्याल आया कि लगता है शीतल को अपने भाई की बात पसंद नहीं आई। लेकिन मैं शीतल के खिलाफ अपने दिल में कोई बुरे ख्याल नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया। रीना दीदी मुंह फुलाए बिना खाना खाए जा चुकी थी, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार शीतल की तरफ जा रहा था। अपनी किताबों को गुस्से से सेट करते हुए और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। रात को जब प्यास से मेरी आंख खुली तो मैं पानी लेने किचन में आई, लेकिन शीतल के कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। रात के 1 बजे तक शीतल क्यों जाग रही थी? सुबह उसे कॉलेज भी जाना होता था। मुझे शीतल की चिंता होने लगी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर शीतल के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया, लेकिन 2-3 मिनट गुजरने के बाद भी शीतल ने दरवाज़ा नहीं खोला। और फिर जब बहुत देर बाद दरवाज़ा खोला तो मैं उसकी हालत देखकर दंग रह गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल अंगारा हो रही थी। मैंने एकदम आगे बढ़कर शीतल को गले लगा लिया। शीतल, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? इतनी देर रात तक जागोगी तो यही हाल होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे नंबर जो तुम्हारी सेहत खराब करें। शाम को जल्दी सोया करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। मेरी बात सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब तो और भी ज्यादा परेशान हो गई। शीतल, क्या बात है? मुझे लगता है तुम रोती रही हो, इसीलिए तुम्हारी आंखें लाल है। मेरी बात सुनकर शीतल रोते हुए बोली, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे मम्मी की याद आ गई थी। मैं बहुत देर तक शीतल को समझाती रही और फिर उसे सोने का कहकर अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में वहम पैदा हो गया था, पता नहीं आजकल शीतल को अपनी माँ की याद बार बार क्यों आने लगी थी। पूरी रात मैं सो न सकी। बार बार दिल में वहम से होते कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं शीतल के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर शीतल के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं शेखर को क्या जवाब दूंगी? शेखर का तो विश्वास ही टूट जाएगा। कितना विश्वास है शेखर को मुझ पर। क्या कहूंगी शेखर से जब वो मुझसे पूछेंगे कि तुमने माँ बनकर मेरी बहन की ये कैसी परवरिश की है? मेरे दिमाग में एक भी ऐसा जवाब नहीं आ रहा था कि मैं शेखर को संतुष्ट कर पाती। मैंने बीच बीच में उठकर शीतल के कमरे की तरफ देखा, लेकिन उसके कमरे की हर बार लाइट जलती हुई मिलती। मैं ऐसे ही परेशानी में करवटें बदल रही थी कि तभी घड़ी ने 5 बजे का अलार्म बजाया। मैं उठकर बाहर आई, लेकिन मैंने देखा कि ठीक उसी समय शीतल के कमरे की लाइट बंद हुई थी। मैं तो सोच रही थी कि सुबह हो गई है, शीतल बाहर आएगी और भगवान की आरती करेगी, क्योंकि आज तक का ये ही नियम था कि शीतल रोज सुबह उठकर भगवान की आरती करती थी। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि उसने अपना ये नियम तोड़ दिया था। लेकिन मुझे लगा कि ये शीतल का पर्सनल मामला है, इसीलिए मैं उसके इस मामले में ज़्यादा दखल नहीं देती थी। अगर उसे भगवान से लौ लगानी होगी तो वो मेरे कहने से नहीं, बल्कि खुद अपने दिल से भगवान से लौ लगाएगी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और घर का 1-2 काम निपटाने के बाद जल्दी से नाश्ता बनाने लगी।
थोड़ी देर बाद शीतल भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। वो कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार थी। मैंने शीतल के लिए नाश्ता लगाया। वो मेरे पास ही खड़े होकर नाश्ता करने लगी। जब मैंने शीतल से कहा, शीतल आज एकेडमी से छुट्टी कर लेना और घर जल्दी आ जाना, कुछ जरूरी काम है। वो बोली, ऐसा क्या जरूरी काम है जो मुझे एकेडमी से छुट्टी करनी पड़ेगी? मैंने उसे बताया कि तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कुछ नई ड्रेस दिलवा दूँ। काफी दिन हो गए तुम्हारे लिए शॉपिंग नहीं की है। मेरी बात सुनकर शीतल मुस्कुरा दी, कहने लगी, भाभी इतनी सी बात के लिए मैं एकेडमी से छुट्टी क्यों करूं? आपको जो भी कपड़े पसंद आए वो मेरे लिए ले आना, खुशी खुशी मैं वो कपड़े पहन लूंगी। मेरी पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं उठता। बस मैं छुट्टी नहीं करूंगी। मेरा एकेडमी जाना बहुत जरूरी है। शीतल की बात सुनकर मैं दंग रह गई। ये पहली बार हुआ था कि शॉपिंग के नाम से शीतल को खुशी नहीं हुई थी। वो तो शॉपिंग के नाम से ही खुशी से खिल उठी थी। फिर चाहे एकेडमी हो या कॉलेज हो, वहाँ की छुट्टी कर सकती थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों छुट्टी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुई। मेरे दिल में अंधेरे से सर उठने लगे। शीतल के जाने के कुछ देर बाद ही मैं फौरन एकेडमी जा पहुंची। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो पता चला कि एकेडमी में छुट्टी है, क्योंकि टीचर की खुद की शादी थी। इसीलिए पूरे हफ्ते कोई बच्चा वहां नहीं जा रहा था। अब मेरी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि किसी और की बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शेखर अपनी बहन के बारे में मुझसे पूछता तो क्या जवाब देती कि ये सब क्या हो रहा है। मैं दोपहर का खाना अकेले खाती थी, लेकिन आज सच जानने के बाद मेरे पेट में पानी का एक घूंट भी नहीं आया। शाम को जब शीतल अपने समय से पहले लौटी, तब तक मैं गुस्से से जलती रही थी। शीतल के आते ही मैं उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और उसी से पूछा कि कहाँ गई थी तुम? और शीतल ने वही जवाब दिया, एकेडमी गई थी। और कहाँ गई थी? कौन सी एकेडमी? एकेडमी की छुट्टियां लगी हुई हैं। बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? पता है आज मैं कितनी परेशान हूँ। अन्न का एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया है। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। भाभी बस इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो गई थी? आपने खाना भी नहीं खाया। शीतल, ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? यहाँ मेरे प्राण निकल रहे हैं। बताओ शीतल, ये सब क्या है? भाभी आप तो बात को खींचने लगती हो। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि जैसे ही एकेडमी की छुट्टियां लगी तो मेरी दोस्त है ना टीना, वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाती है। कहने लगी, जब तक एकेडमी नहीं खुल जाती हम दोनों साथ में पढ़ाई कर लिया करेंगे। बस मैंने उसकी बात मान ली। आपको बताना जरूरी इसीलिए नहीं समझा क्योंकि मुझे पता था आप तो मना करेंगी ही नहीं, और फिर पढ़ाई ही तो करनी है। फिर दोस्त के घर जाकर करूं। फिर शीतल मुझे इधर उधर की बातें बताने लगी। थोड़ी देर में मेरा मूड ठीक हो गया। फिर अगले दिन उसने कॉलेज से खास मेरे लिए छुट्टी की थी। मैंने कहा, चलो तुम्हें नए कपड़े दिलवा दूं। तो शीतल ने नए कपड़े लेने से मना कर दिया। कहने लगी, भाभी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन हाँ भाभी मुझे आपका वो लेमन कलर वाला सूट बहुत पसंद है, वो आप मुझे दे दें। और भाभी मुझे कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने पुराने कपड़े मुझे दे सकती हैं। आपके कपड़े पहनकर मुझे खुशी होगी। शीतल की बात ने मुझे हैरान कर दिया। शीतल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो भला? मैं तुम्हें अपनी उतरन कैसे दे सकती हूँ? क्या भाभी माँ के कपड़े बेटी के लिए उतरन कैसे हो सकते हैं? आप तो मेरी माँ समान हैं और मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके उतरे हुए कपड़े पहनूं। शीतल की जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। अपनी अलमारी से मैंने 4-5 ड्रेस निकालकर शीतल को दे दिए, लेकिन वही कपड़े दिए जो मेरी जानने में सबसे अच्छी और नई ड्रेस थी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि शीतल पुराने कपड़े पहने। मैंने महसूस किया कि जैसे कपड़े लेते हुए शीतल के चेहरे पर उदासी थी। बार बार शीतल का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। शीतल से पूछना भी बेकार था, क्योंकि वो 100 बहाने बनाकर साफ बच जाती। एकेडमी अभी तक खुली नहीं थी, लेकिन शीतल अब भी अपनी दोस्त के घर पढ़ाई करने जाती थी। मुझे भी शीतल पर पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने उसे नहीं रोका। आज भी शीतल कॉलेज से सीधे अपने दोस्त के घर चली गई थी। शेखर आज घर पर ही है। पता नहीं आज अचानक से मेरे मन में क्या आया। एकदम से कहने लगी, शेखर, शीतल के रहने से घर में रौनक रहती है और शीतल के जाते ही घर एकदम सन्नाटा हो जाता है। सोचो शेखर, जब शीतल की शादी हो जाएगी तो ये घर काट खाने को दौड़ेगा। काश भगवान ने हमें बच्चे की खुशी दी होती, लेकिन शायद हमारे नसीब में बच्चे की खुशी ही नहीं। शेखर, अब तो मुझे भी लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। कम से कम इस घर में बच्चे की किलकारियां तो गूंजती। मेरी बात सुनकर शेखर बोले, बस शुभांगी,
आज कह दिया सो कह दिया। आगे से कभी भी ये बात अपने मुंह से मत निकालना। तुमसे प्यार करता हूँ मैं। शुभांगी, तुम्हारे बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, और जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है, क्या मैं उसका सिला तुम्हारे सर पर 100 टन लाकर दूं? मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। हाँ, बच्चे की कमी मुझे भी खलती है, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में है। तभी मेरी नज़र गेट पर खड़ी शीतल पर पड़ी, जो शायद अभी अभी आई थी मेरे पास, और शेखर के पास आने के बजाय वो अपने कमरे में चली गई। शेखर को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके बात को रफा दफा किया। रात को जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, तो मैं थोड़ी देर के लिए शीतल के पास चली गई। आज भी शीतल की आंखें मुझे लाल लगी। क्या बात है शीतल, आज तुम फिर रोई हो? मेरी बात सुनकर शीतल की आंखों में और भी ज्यादा आंसू आ गए। कहने लगी, हाँ, वो मम्मी की याद आ गई थी। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। शीतल, तुम आजकल अपनी माँ को कुछ ज्यादा ही हद याद करती हो। मैं मानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर पाला है। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में माँ की कमी है, जो हर वक्त तुम माँ को याद करके रोती रहती हो? मेरी बात सुनकर शीतल बोली, आपने तो मुझे माँ से भी ज्यादा बढ़कर प्यार दिया है। बस ऐसे ही कभी कभी मम्मी की याद आ जाती है। कुछ देर में शीतल के पास बैठी रही, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन शीतल ने कुछ ऐसा किया कि मैं हैरान रह गई। शाम को जब शीतल नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई, और जब नहाकर निकली, तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने मेरा मैला उतरा हुआ सूट पहन रखा था। शीतल, ये क्या? क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं जो तुमने मेरे मैले कपड़े पहन रखे हैं? मेरी बात सुनकर वो बोली, भाभी, आपके कपड़े पहनती हूँ तो आपकी खुशबू आती है, बस इसीलिए। लेकिन शीतल, कम से कम धुला हुआ सूट तो पहन लेते। ये मैला सूट पहनने की क्या जरूरत थी? लेकिन भाभी, कपड़े धोने के बाद उनमें से आपकी खुशबू चली जाती है, इसीलिए मैंने आपके गंदे कपड़े पहन लिए। अभी शीतल को कपड़े पहने हुए 15 मिनट ही हुए थे कि तभी शेखर घर आ गए, और फिर उसके बाद तो रोज ही ये होने लगा। शेखर के घर आने से 15 मिनट पहले शीतल मेरा उतरा हुआ सूट पहन लिया करती। अब तो शेखर ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक दिन मुझसे कहने लगे, शुभांगी, शीतल हर वक्त तुम्हारे कपड़े क्यों पहनी रहती है? क्या उसके पास अपने कपड़े नहीं हैं? नहीं शेखर, ऐसी बात नहीं है। शीतल के पास ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं, बल्कि मैंने तो उस दिन भी कहा था कि चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आते हैं, लेकिन शीतल ने मना कर दिया। लेकिन मेरी बात सुनकर शेखर संतुष्ट नहीं हुए थे। मेरे दिल में ख्याल आया, कहीं शेखर ये तो नहीं सोच रहे कि मैं उनकी बहन को अपनी उतरन जानबूझकर पहनाती हूँ। अगले दिन नहाने के बाद मैंने अपने कपड़े फौरन धो दिए, जिससे कि शीतल को मेरे गंदे कपड़े ना मिले। लेकिन मेरे हैरत की हद ना रही जब शीतल ने इसी बात पर पूरा घर सर पर उठा लिया। भाभी, जब आपको पता है कि मैं आपके उतरे हुए कपड़े पहनती हूँ, तो आपने अपने कपड़े क्यों धोए? शेखर के आने का समय भी हो रहा था। मैंने जैसे तैसे करके उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह शांत नहीं हो रही थी। बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, और शीतल बोली, भाभी, आप अभी दूसरे कपड़े पहन लें और ये उतरे हुए कपड़े मुझे दे दें, मैं पहन लूंगी। अब तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी शक होने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। शेखर के आने का समय हो चुका था, और मैं घर में कोई अशांति नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने दूसरे कपड़े पहने और अपने पहने हुए कपड़े शीतल को दे दिए। शीतल ने खुशी खुशी वो कपड़े पहन लिए। मैंने सोच लिया था कि सच्चाई जानकर रहूंगी। अगले दिन संडे था। घर का कुछ सामान लेने के लिए शेखर पास की दुकान पर गए हुए थे। शीतल भी साथ चली गई। मेरे पास यही मौका था। मैं शीतल के कमरे में आ गई। बेड पर वही रात वाला सूट पड़ा हुआ था जो कल रात शीतल ने पहना था। मैं शीतल के कमरे की तलाशी लेने लगी। जैसे ही बेड से तकिए हटाए तो मुझे बहुत ही अजीब सी गंदी बदबू आई। मैंने गौर किया तो वो मेरे कपड़ों से आ रही थी। मैंने जल्दी से कपड़ों को उलट पुलट कर देखा तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे कपड़ों में खून लगा हुआ था, और कपड़ों से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उन्हें छुआ भी नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी से कपड़े दूर फेंक दिए। तभी दरवाजा खोलकर शीतल आ गई, और उसने मुझे अपने कमरे में देखकर एकदम से हड़बड़ा गई। भाभी, आप? शीतल, क्या है ये सब? आज मुझे सब सच बताओ। तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो हो सकता है मैं हम दोनों के बीच बने इस माँ बेटी के रिश्ते को खत्म कर दूं। मेरी बात सुनकर शीतल बहुत ज्यादा डर गई। रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई और बोली, नहीं भाभी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने शीतल को कंधों से पकड़कर उठाया। तो फिर बताओ मुझे, क्या है ये सब? तुम रोज मेरे उतरे हुए कपड़े क्यों पहनती हो?
और मेरे कपड़ों में खून क्यों लगा है? शीतल अपनी आंखें साफ करती हुई बोली, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। जब भी लोग आपको बांझपन का ताना देते हैं, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। जब आपकी सूनी गोद देखती हूँ, तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूँ कि आपकी गोद हरी हो जाए। कभी कभी ये सोचकर बहुत ज्यादा डर जाती हूँ कि कहीं भैया दूसरी शादी ना कर ले। यही सारी बातें मैंने अपनी दोस्त को बताई, तो उसने मुझे एक ऐसी औरत के बारे में बताया जो जादू टोना करने का काम करती है, और वो मेरी परेशानी दूर कर सकती थी। मैं और टीना उस औरत के पास गए, तो उस औरत ने मुझसे कहा कि अपनी भाभी माँ की बीमारी तुम्हें अपने अंदर लेनी होगी, और उसके लिए तुम अपनी भाभी के कपड़े पहनकर मेरे पास आना। फिर मैं ऐसे कुछ मंत्र पढ़ूंगी कि तुम्हारी भाभी की बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। 9 दिन तक मैं आपके कपड़े पहनकर उसके पास जाती रही। 10वें दिन उस औरत ने कहा कि अब जो कुछ करना है तुम्हें घर पर ही करना है। रोज शाम को 7 बजे 21 दिन तक तुम अपनी भाभी के उतरे हुए कपड़े पहनोगी, और मेरा दिया हुआ ये मुर्गी का खून उन कपड़ों पर लगाना है। पूरी रात यही वाले कपड़े तुम्हें पहनने हैं। भाभी, 21 दिन में अभी 8 ही दिन हुए हैं। देखना, 21 दिन होते ही आपकी बीमारी मेरे अंदर आ जाएगी और आप माँ बन जाएंगी। मैं हैरत से मुंह खोले शीतल की बातें सुन रही थी। शीतल, जो कि रिश्ते में मेरी ननद थी, मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि शायद कोई भी बेटी अपनी माँ से ना करे। मैंने कसकर शीतल को गले लगा लिया। शीतल, मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम पर बेकार का शक किया। और पागल, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी खुशियों के लिए मैं तुम्हारी खुशियों का गला घोंट दूंगी? ऐसी खुशियां मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हें दुख दे। और शीतल, ये सब अंधविश्वास होता है, ये जादू टोने कुछ नहीं होते। अगर भगवान मुझे औलाद देता तो पहले ही दे चुका होता, लेकिन मुझे अब औलाद की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरी औलाद से भी बढ़कर तुम हो। मैंने शीतल के माथे को चूम लिया। ये सब कुछ मैंने शेखर को नहीं बताया, क्योंकि बेटियों के कुछ राज सिर्फ माँ के पास सुरक्षित होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।